सीतापुर और लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी के पद पर रह चुके पूर्व आईएएस अधिकारी और लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शंकर पांडे इन दिनों लखीमपुर खीरी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। विजय शंकर पांडे के इस जनसंपर्क अभियान ने जिले की सियासत में चर्चाओं को तेज कर दिया है। उनके अभियान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की। मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व सांसद और अन्य राजनीतिक चेहरों की मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। विजय शंकर पांडे अपनी साफ सुथरी छवि और प्रशासनिक अनुभव को लेकर राजनीति में सक्रिय हैं। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, रोजगार, उद्योग और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा की समस्याओं का भी जिक्र किया और कहा कि युवाओं की जरूरतों को समझते हुए उनके समाधान की दिशा में काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में संसाधनों और रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने और युवाओं तक पहुंचाने की। विजय शंकर पांडे के लगातार जनसंपर्क और नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोक पार्टी खुद को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल विजय शंकर पांडे के दौरे और उनके साथ होने वाली नेताओं से मुलाकात ने लखीमपुर की सियासत में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है। इस दौरान आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे से खास बातचीत की। एक आज ऐसा इंटरव्यू आई इंडिया दिखाने जा रहा है जिससे आने वाले आगामी चुनाव में काफी उथल पुथल और काफी चीजें चैलेंजेस नजर आ रही हैं। अगर विजय शंकर पांडे आईएएस ईमानदार जो काफी पूर्व में प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कार्य कर चुके हैं और भारत सरकार में भी काफी बड़े पदों पर रह चुके हैं, पूरा देश उनके बारे में जानता है, उनकी ईमानदारी के बारे में जानता है और वो एक मशाल लेके चले हैं बहुत बड़ी ईमानदारी की और जनता के समक्ष आए हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में कैसी सरकारें हों और कैसे देश का रूप और रंग बदला जा सके। इन चीज़ों को लेकर इतना इस वक्त कहा जा सकता है। अगर हम बात करें वसीम बरेलवी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, अगर उनकी हम एक दो लाइनों से इस इंटरव्यू को शुरू करें तो शायद आप इन चीज़ों को समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे। वसीम बरेलवी की एक बहुत अच्छी 2 लाइन की एक शेर था उनका, जिसमें उन्होंने कहा था, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, यह सलीका जिसको आता है उसकी हर बात सुनी जाती है। और विजय शंकर पांडे इसी चीज को लेकर निकले हैं और जो आई इंडिया ने लखीमपुर जनपद और सीतापुर जनपद के लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं इन बातों का रुझान नजर आ रहा है कि उनकी बातों को जनता सुन रही है और हृदय से सुन रही है और आगे आने वाले चुनाव में इसके नतीजे भी बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। विजय शंकर जी, आप ये बताइए कि आप एक बहुत ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, कई चैलेंजेस आपने झेले हैं और आप काफी दिनों से लखीमपुर और सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। कैसा समर्थन लोगों को मिल रहा है और क्या अलग लेके आप चले हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस इंटरव्यू के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने जितने भी लोगों से संपर्क किया, जितनी भी सभाएं की, उसमें एक बात साफ दिखती है कि लोग बदलाव चाहते हैं और भ्रष्टाचार से एकदम त्रस्त है। उन्हें बिल्कुल ये अब नागवार गुजर रहा है कि चीज़ें बदलती नहीं, सरकारें बदलती हैं, नए नए चेहरे आ जाते हैं, लेकिन न तो उनकी किसी समस्या का समाधान हो रहा है और न ही उनकी कोई सुनवाई। जैसे सुनवाई को कहते हैं, भाई हमारा न्यायपूर्ण काम कर दो, अगर हमारा गलत काम हो तो बता दो। तो इस चीज़ की जिसे कहता हूं मैं कि व्यापक ढंग से लोग इस बात को चाहते हैं। देखिए, समस्या सिर्फ इस बात की है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग करें क्या। मैं एक ही बात आमजन के बीच में कहता हूँ कि देखिए, राजनीति को हम लोगों को शुद्ध करना पड़ेगा, ईमानदार करना पड़ेगा, और जब तक हम लोग जाति, धर्म, पैसे और इन गंदगी से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमको परिणाम वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। देखिए, जनता की अपेक्षा बहुत छोटी छोटी है। उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लोग बिना रिश्वत सिफारिश के कर दें, वो जहाँ भी जाएं दफ्तर में उनकी सुनवाई हो जाए, उनका न्यायपूर्ण जो औचित्यपूर्ण उनका जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो बिना किसी रोक टोक के मिल जाए।
यही नहीं हो रहा है। सरकारें तो जनता बार बार बदलती रही, हम लोगों ने देखा है, और बड़े बड़े सूरमाओं को वो धूल चटाती रही, लेकिन परिवर्तन के बाद भी राज्य का स्वरूप और उसका जो कार्यप्रणाली बदलता ही नहीं। मैंने इतने साल सेवा में काम किया, नीचे के पद से एसडीएम से लेकर ऊपर तक। मैं आपको बड़े ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि सबसे दुखद बात ये थी कि कभी भी किसी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कभी गंभीरतापूर्वक कोई कदम उठाया नहीं। सभी लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं ये जीरो टॉलरेंस शब्द पिछले 40 साल सुन रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। अगर ये ना हो रहा होता तो हमारा देश बेईमान देशों की श्रेणी में खड़ा होता। देखिए, ये हम लोग चाहे जो ढिढोरा पीटे, लेकिन दुनिया तो हमें इसी तरह देख रही ना। हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की फटेहाल समस्याएं, इनका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैं ज्योति जी एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश के साथ बहुत देश और स्वतंत्र हुए, लेकिन वो हमसे कहीं आगे जा चुके हैं और हम लोग वहीं कहीं बैठे हुए हैं। आज भी उन मूल समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनको सड़क, बिजली, पानी ही आज भी वही समस्या चल रही है, जिसको मैं जब पढ़ता था तब सुनता था, जब मैं सर्विस में आया तब मैं सुनता था, आज मैं सर्विस से बाहर हूँ तब भी वही सुन रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि राजनीति का स्वरूप बदलना होगा और इसके लिए लोगों के बीच में जाकर ही कहना होगा कि जो गलतियां हम लोग राजनीति में चुनाव के दौरान हम लोग करते चले आए हैं, उसको शायद अब हमें बदलना पड़ेगा और एक बार कम से कम निष्ठा, ईमानदारी, कुशलता को भी प्रश्रय देना होगा, न कि जात, धर्म और पैसा। देखिए, कई चीजें विजय शंकर जी सामने आ रही हैं। निराशावादी लोग भी हैं, आशावादी लोग भी हैं। इंडिया गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क भी इस बारे में किया है और आपके दौरे के बारे में भी संपर्क किया है। तो जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, इसमें आशावादी और निराशावादी दोनों प्रकार के लोग हैं। क्या लगता है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? क्या नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है? देखिए, मेरा अपना अनुभव थोड़ा सा अलग है आम लोगों की सोच से, क्योंकि मुझे हमेशा अपने सेवा काल में लगा कि भ्रष्टाचार समाप्त करना सबसे आसान काम है। मैं आपके जनपद में जिलाधिकारी था 1993 में। मुझे हफ्ते 10 दिन लगे। मैंने सारे कर्मचारियों को बुलाया, उनसे कहा कि भाई, रिश्वतखोरी हमारे देश में अपराध है और ये भी है कि अगर रिश्वतखोर कोई रिश्वत खाता है तो उसको सेवा से बाहर करो। मैंने उनको यही कहा कि आप अगर सेवा में रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसका वेतन लेना चाहते हैं, तो रिश्वतखोरी बंद करिए, क्योंकि नहीं तो आपको दंड जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरा ये कोई नियम नहीं, तो देश का बना हुआ है। विश्वास मानिए, अब पता नहीं पुराने लोगों को याद होगा कि रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। मेरा एक सवाल है सर कि राज्य सरकारें या स्थानीय प्रशासन या और भी प्रदेश सरकार में बैठे लोग इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं कि हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। न तो उसको संगठित प्रयास हो रहा है, न इंडिविजुअल प्रयास हो रहा है। तो आखिर अगर हम लोग इस रोग से मुक्ति नहीं पाएंगे तो ये कैसे कुछ आगे बढ़ पाएगा, कैसे विकास हो पाएगा जो वास्तव में विकास होना चाहिए। मुझे तो बहुत इससे दुख होता है। निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी को रोकना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे जरूरी चीज है। और मैं स्पष्ट आपके जो प्रश्न उसके उत्तर कहूंगा, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर नहीं। दूसरी चीज ये है कि कई अधिकारियों से हमारी बात होती है, इन चीजों में आप जितने बोल्ड हैं, पता लगा है कई चीजें ऐसी आपने की थी। याद है संज्ञान में लखीमपुर में चुनाव को लेकर आपने, जो चुनाव होना था लाखों रुपए में, 1 लाख रुपए का आपने सैंक्शन किया था उसमें, और वो सही भी था बिल्कुल। उसके बाद कई इंक्वायरियां आप पे कभी कभी हुई हैं, कई दिमागी दर्द लोग देते हैं। तो ये जो लोग बात करते हैं, कई अधिकारी आईएएस हम लोग के संपर्क में हैं, कई आईपीएस भी हैं, तो ये जो एक तनाव और इन चीजों का, इसको कैसे आप कहते हो, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो प्रशासनिक सेवा में लोग हैं कि वो अपने को मजबूत रखते हो, तनाव रहित भी रहें, और इन चीजों में जो उनके आड़े हाथों विल शक्ति की एक कमी आ रही है, इसको कैसे पूरा करें? क्या संदेश उनको देना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सच्चाई है आपने जो कहा कि अधिकारी बहुत तनाव में है। क्यों? क्योंकि जो शासकीय व्यवस्था जो कागजों पर है, नियम कानून, वो कुछ कहते हैं, लेकिन जो उनसे कहा जाता है, जो भी जो शासन में लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, मैं उनके उसमें डिस्टिंक्शन नहीं जा रहा हूँ, उनसे जो ऊपर से जो कहा जाता है वो उन स्थापित नियमों कानूनों से विपरीत होता है। तो एक संघर्ष पैदा होता है कि ये करना तो गलत है जो ये कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसे अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़े। होता क्या है,
आप अगर ऊपर वाले की, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, अगर ऊपर वाले की नहीं सुनते हैं तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। और ये आम बात है, ये अनुभव आप किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए कि वो अधिकांश लोग गलत काम नहीं करना चाहते। मैं कभी भी ब्यूरोक्रेसी किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मजबूर हो गए हैं। अब इस तरह का मकर जाल बन गया है कि अगर आप नहीं सुनेंगे गलत चीजें तो आपको का जीना दुभर हो जाएगा और आपको नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से भी कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये, अंतिम प्रश्न हमारा है कि इतना बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश हर चीज में बहुत आगे है, हर चीज यहाँ पे पैदावार है। उद्योग क्या समस्या है कि उद्योगपतियों से भी आपके बड़े संपर्क रहे हैं, आपके बहुत ही मिलने वाले लोग थे, उद्योग क्यों नहीं यहाँ पे लगते हैं बड़े उद्योग? और क्या बात है, महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ता है, गुजरात बढ़ता है, यहाँ क्या समस्या आपको दिखती है उद्योग में? देखिए, मैं बहुत उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा उस उत्तर को। हमारे देश की सारी समस्या ही भ्रष्टाचार है, लेकिन उद्योग में आपसे बता दूं, उद्योग और काम धंधे, इसमें जिस दिन सरकार लूट खसोट बंद कर देगी, आपको उद्योग लगाने की जगह नहीं मिलेगी। लोगों के अंदर इस देश के सामने मैं क्षमता का नतमस्तक, न यहाँ पैसे की कमी है, न यहाँ पर सामर्थ्य की कमी है, यहाँ पर एक चीज की कमी है, इतनी बदनीति है कि जैसे को उद्योग लगाने के लिए आगे बढ़ा, उससे लोग देखते इससे निकलेगा क्या। बिल्कुल, आप बताइए, ऐसे उद्योग लगते हैं, ऐसे काम होंगे? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक काम कर दें कि एक गारंटी दे दें उद्योग लगाने वालों को, हम लोगों ने जो सोचा उसमें यही कहा, उद्योग लगाने के लिए किसी लाइसेंस, किसी चीज की, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। डूज और डोंट्स, ये कर सकते हो आप, ये नहीं कर सकते, इसकी लिस्ट टांग दी जाएगी। आप जाइए, जो करना हो करिए। आप विश्वास मानिए, ये दुनिया के और देश करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में उद्योग लगाने के 24 घंटे लगते हैं, हमारे यहाँ 24 महीने शायद लगते हो या साल लगते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो, और विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, यही चलता है। मोदी जी, मैं जब सर्विस में घुसा तब से 2-3 साल बाद ही सिंगल विंडो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, और मुझे रिटायर हुए अब 8-9 साल हो गया, अभी भी वही चल रहा है। लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही। लोक पार्टी का क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी अगर सफलता मिलती है या जैसा भी है? देखिए, जितने भी जो भी समस्याएं आम जन की दिखती हैं, उनका समाधान तो सबसे पहली समस्या, मैं तो गारंटी करता हूं, जिस गांव में जाता हूं, आपने अगर ईमानदार प्रतिनिधि अपना चुन लिया, इस बार 3 महीना मैं लूंगा, सिर्फ आपकी जितनी समस्या, घर घर समस्या पूछूंगा। ये मैं कर चुका हूँ, क्योंकि अपने शासनकाल में भी कर चुका। मैं जब डीएम था और कमिश्नर था तब मैं करता था। इसके अलावा मैं अन्य जिलों में जहां मैं काम कर रहा हूँ, मैंने घर घर सर्वे कराकर उनकी सारी समस्याएं नोट की। अब विश्वास मानिए, ये समस्याएं 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकती। पहला तो ये कि भाई इनकी समस्या से मुक्ति दिलाइए, कम से कम जो ये आज तक परेशान है कि सुनवाई नहीं होती, वो तो खत्म हो। भ्रष्टाचार, उसका मूल ये है, भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म होगा, और मैंने आपसे बताया, मुझे सबसे आसान काम एक लगता है, भ्रष्टाचार से खत्म करना। क्यों? क्योंकि देश का कानून आपके पक्ष में खड़ा है, आपको नया कानून बनाना से आपको उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे कानून व्यवस्था, मैं क्या कहूँ, मुझे दुख होता कहते हुए, कानून व्यवस्था ठीक करना 2-3 दिन का काम। देखते हैं कौन बदमाशी करता है, देखते हैं कौन शरारत करता है, देखते हैं कौन, कुछ नहीं, ये तो निर्देशों पर है। और आपके पास पुलिस फोर्स है, नियम कानून है, दंड देने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है, सब हो जाएगा। उद्योग, कृषि, जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई हमारा जब अभी भी 60% लोग कृषि पर आधारित है, तो इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आज कृषि क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, वो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वो हफ्ते 10 दिन के में चाहिए आपको, वो समाधान हो जाए। चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, आखिर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में दिक्कत क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं। मैं हर डिबेट पर, मैं इस पर कई बार आर्टिकल न्यूज़पेपर पर लिख चुका हूँ, तो इसको तो देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो एक लाइन का काम है और आप इसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत आसान है। इसी तरीके से इनकी खाद बीज की समस्या, आप विश्वास मानिए, बीज की समस्या जो मैंने इस पर काफी अध्ययन किया था, इतनी विकट है, हम लोग सही बीज नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जितना झूठ बोले, नहीं दे पा रहे हैं। खाद की आजकल यूरिया इतनी बढ़ गई, क्यों? मैं खाद विभाग का फर्टिलाइजर, ये बीच में समस्या आपके आई होगी अभी जब क्षेत्र में आप गए होंगे। मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट का भारत सरकार में सेक्रेटरी था,
समय से आप एक्शन ले लीजिए, कोई खाद की कमी नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होता ये? यही है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि समस्याएं हमारे देश में चाहे जितनी दिखें, उनका समाधान बहुत आसान है। हम लोगों ने अपना एक एजेंडा बनाकर प्रस्तुत किया है। एक और, गांव की जो बदहाल स्थिति है, देखिए हम लोग ना देखें समस्या तो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन दुनिया में मुझे कई देशों में जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, इतने फटेहाल स्थिति में लोग नहीं रहते। तो हम लोग इनकी स्थिति क्यों नहीं बदलते? इसके लिए विलेजेस को रीमॉडल और रीबिल्ड करना पड़ेगा। आप भाई ये बताओ, अगर चीजें खराब है तो ठीक करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे चलने दोगे? हो सकता है 7, 8, 10 साल लगे, तो कौन सी जल्दी है? यहाँ तो हम लोगों ने 80 साल इंतजार किया है। जनता तो हर बार 10 साल इंतजार करती है। लगो, करो, बदलो। स्कूल, ये तो इसको तो इस स्थिति पर तो मुझे इतना दुख होता है कि गांव में के हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी इतनी बुरी हाल है पढ़ाई की। 300 बच्चे, 3 मास्टर, कहीं 3 अध्यापक, कहीं 800 बच्चे तो 6 अध्यापक। आप सोचो, आप ये कैसे पढ़ सकते हैं? इनका मुकाबला अमीर स्कूलों के अमीर बच्चों के से मुकाबला कराते हो अंग्रेजी स्कूलों में। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, सीतापुर और लखीमपुर के शहरों के अंग्रेजी स्कूलों से इन बच्चों का मुकाबला करा रहे हो, जिनके पास पढ़ाने के लिए टीचर ना हो। ये बताइए, जीवन की लड़ाई कभी लड़ पाएंगे उनसे? सही बात। ये उसी दिन हार गए जिस दिन उस स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। हम क्यों नहीं बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों या बड़े बड़े स्कूलों, स्थापित स्कूलों की क्षमता वाले स्कूल 8-10 गांव पे क्यों नहीं खो सकते? और विश्वास मानिए, ये 1-1.5 साल का काम है। ये बच्चे सबको पीछे कर देंगे। इनमें क्षमता की कमी नहीं, इनको कुछ मिलता ही नहीं। वही हालत अस्पताल। तो आपको क्या लगता है कि ये बीच की जनरेशन अपना बहुत समय इन लोगों ने अपना जीवन, इनके बच्चों को सरकारों ने खराब कर दिया? हम लोगों ने 2-3 नस्लें बर्बाद कर दी। और उसके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं सेवा में था तो मैं खुद को भी दोषी उस सीमा तक मानता हूँ कि जो हम करना चाहते थे, तो मैंने बहुत कोशिश की बताने की, लोगों को सलाह देने की, हर स्तर पर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर स्तर पर दिया, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, ऐसा लगता है। जबकि करना बहुत आसान है। यही हालत अस्पतालों की है। ये मूल सेक्टर जिससे देश आगे बढ़ता है, उनका तत्काल समाधान और सुधार, आप विश्वास मानिए, इतना आसान है। मैं फिर दोहराता हूँ, इस प्रदेश में न तो पैसे कमी है, न इस देश में पैसे कमी है, न इस देश में सामर्थ्य की कमी है। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, दुनिया चलाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन अपने देश को उन्होंने फटेहाल रख रखा है। ये जेन जी, जेन अल्फा, क्या आपको लग रहा है ये सब भ्रष्टाचार के इर्द घूमते, अगर ये समस्या खत्म हो तो इन लोगों की समस्या भी खत्म हो जाएगी? तत्काल खत्म हो जाएगी। आप विश्वास मानिए, जिस दिन भ्रष्टाचार, दिक्कत ये है, ये बेचारे बच्चे हैं, क्योंकि इन्हें जीवन का अनुभव कम है, तो ये जिस चीज को एक पकड़ते हैं उसको समझते यही समस्या है। वही हालत मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि 10 ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता थे, एक कमरे में थे, एक हाथी था। उनसे कहा गया, ये बताओ हाथी है क्या? जिसने पैर पकड़ा उसे कहा ये खंबा, जिसने कान पकड़ा उसे कहा ये सूप, जिसने उसकी सूंड पकड़ी उसे कहा रस्सी, जिसने उसका शरीर पकड़ा उसे कहा ये पहाड़। यही हालत है हमारे देश में आंदोलनों की। ये समझते हैं अब नीट एग्जाम के समाधान, देश की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि इस पर आंदोलन हुआ। और मैं आपसे बता रहा हूँ, ये नुकसान करता है हमारे देश का कि भाई नीट का एग्जाम और नीट के पेपर, अरे इस देश में तो हर साल पेपर लीक होता है। मूल क्या है? भ्रष्टाचार। हर आदमी हर जगह पैसा खा रहा है, तो पेपर सेटर पैसा क्यों नहीं खाए? क्यों ना खाए? आप बताइए। उसके पास यही अधिकार है, तो पेपर भेजता। आप देश बेच रहे हो, वो पेपर बेच रहा है। मुझे तो आश्चर्य नहीं लगता इसमें कुछ भी कि वो पेपर लीक हो रहा है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि डिबेट्स में मैं बात करता हूँ अपने साथ लोग, मैं कहता हूँ तुम लोग आश्चर्य क्यों कर रहे हो? पेपर लीक हो गया, हर जगह हर चीज लीक कर रही है, तो वहां भी लीक हो गया, इसमें क्या गलत है? ठीक करो ना, ऊपर से चलो। देखो अभी आप पेपर लीक होना भूल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो बड़ा ईमानदार बात करते हैं, उनके बारे में क्या आप सोच रहे हो? देखिए ऐसा है, क्षमा करिएगा, अब नहीं है पृथ्वी पर, इसलिए बड़े सम्मान से मैं कहूंगा, जिस प्रधानमंत्री के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। बड़ी चीज है। देखिए, मैं परिभाषा रखता हूँ, कुछ लोग ईमानदार होते हैं और कुछ लोग ईमानदार दिखते हैं, लेकिन वो कुर्सी के रिश्वतखोर होते हैं। उन्हें कुर्सी की रिश्वत दी रहती है। उन्हीं के बारे में बात कर रहा था कि अधिकारी लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो कुर्सी के रिश्वतखोर है।
भाई ये बताओ कि तुम्हारी जब वेतन कम नहीं होता तो तुम्हारी कुर्सी बदलने में तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं अगर बैठा हूँ, मेरे नीचे लूट मच रही हो, मैं कहता मैं बड़ा ईमानदार हूँ, आपने कुर्सी की रिश्वत खा रखी। ठीक बात है, सब कह दिया आपने उसमें। फिलहाल बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, हमारे बेबाक बातें हुई। जिला अधिकारी रह चुके लखीमपुर और सीतापुर, कई जगह पर विजय शंकर पांडे पूर्व आईएएस, जो प्रशासनिक सेवा में एक बहुत ही ईमानदार जुझारू अधिकारी माने जाते हैं। फिलहाल एक यही कहा जाए, जब से दौरा लखीमपुर चल रहा है तब से राजनीतिक गलियारों में काफी उथल पुथल है लोक पार्टी की। लोक पार्टी निश्चित तौर पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है, काफी समय है, काफी प्रपोजल्स आ रहे हैं। हमारे पास भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि लोक पार्टी में वो अपना भाग्य आजमाएंगे, और अगर ऐसा सब होता है तो वाकई एक परिवर्तन की बहुत बड़ी आशा दिख रही राजनीति में। और कहा जाए तो इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही घूम रहा है पूरी राजनीति के, चाहे जैन अल्फा हो, चाहे जैन जी हो, और चाहे प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात कीजिए, सबके इर्द गिर्द भ्रष्टाचार जो मुहिम लेकर विजय शंकर पांडे चले हैं वो दिखती नजर आ रही है। फिलहाल आखिर में अगर एक बात की जाए जो विजय शंकर पांडे के बारे में सटीक उतरती है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कैमरा में अजय, दिलीप त्रिपाठी और पप्पू के साथ शाम न्यूट्री, आई इंडिया, लखीमपुर खीरी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।